चलिए, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। आ जाइए। क्या पढ़ रहे थे? अठारहवीं सदी का भारत। अठारहवीं सदी का भारत। विशाल कुमार जी, आपका कमेंट हमको देख रहा है, जरूरी कमेंट कीजिएगा तो जवाब मिल जाएगा। कमेंट, आपको दूसरे का कमेंट देखने से क्या मतलब? आपका हम देख रहे हैं ना, बस हो गया। आपको प्रॉब्लम है तो आप हमसे शेयर कीजिए, दूसरे से शेयर करने से क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं बनता है। 18वीं सदी का भारत। जो 18वीं सदी का भारत है, इसमें एक तरफ तो मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था, दूसरे तरफ क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो रहा था, और तीसरे तरफ अंग्रेज जो है, अंग्रेज भारतीय शासकों को युद्ध में पराजित कर भारतीय भूभागों पर कब्जा कर रहा था। मतलब 18वीं सदी का जो कालखंड है ना, परिवर्तनकारी कालखंड है। इसलिए 18वीं सदी को कुछ इतिहासकार अंधकार का समय कहते हैं, कुछ इतिहासकार यह कहते हैं कि इस सदी में भारत में आर्थिक समृद्धि आई, यानी तमाम प्रकार की बातें करते हैं। खैर, इन चीजों को हम लोगों को जानने की जरूरत है नहीं। हम लोग वनडे परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ज्यादा फैक्ट जानने की जरूरत है कंसेप्चुअली। 18वीं सदी के भारत में जो क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो रहा था, क्षेत्रीय राज्यों के उदय के विषय में ही हम आपको बता रहे थे। 18वीं सदी में जो क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो रहा था, उसी के विषय में हम आपको बता रहे थे। और पिछले सेशन में हम आपको यह बात बताए थे कि 18वीं सदी में 3 प्रकार के राज्यों का उदय हुआ था, और 18वीं सदी में जो 3 प्रकार के राज्यों का उदय हुआ था, एक उत्तराधिकारी राज्य था, दूसरा विद्रोही राज्य था, और तीसरा आपको मुगल परिधि से बाहर के राज्य थे। उत्तराधिकारी राज्य में बंगाल, अवध, हैदराबाद, विद्रोही राज्य में मराठा, सिख, जाट, और मुगल परिधि से बाहर के राज्य में मैसूर, त्रावणकोर। इन राज्यों में हम आपके साथ चर्चा कर रहे थे बंगाल के विषय में। इन राज्यों में जो हम आपके साथ चर्चा कर रहे थे, बंगाल के विषय में चर्चा कर रहे थे। और बंगाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है भी, क्योंकि 18वीं सदी के भारत में जो सबसे संपन्न प्रांत था, 18वीं सदी के भारत में जो सबसे संपन्न प्रांत था, वह आपको बंगाल था। सबसे संपन्न प्रांत कौन था? आपको बंगाल था। तो इसलिए बंगाल का महत्व काफी बढ़ जाता है। पिछले क्लास में बंगाल के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी हमने आपके साथ साझा की थी कि बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने की, और मुगलों द्वारा नियुक्त बंगाल के अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खान ही है। मुगलों द्वारा नियुक्त, गौर कीजिएगा इस बात पर, मुगलों द्वारा नियुक्त बंगाल के जो अंतिम गवर्नर हैं, वह आपको मुर्शिद कुली खान है।
मुर्शिद कुली खां ने अपने ही शासनकाल में अपने आप को मुगलों से स्वतंत्र घोषित कर दिया, अपने आप को मुगलों से स्वतंत्र घोषित कर दिया और बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना कर ली। छोटे जमींदारों को दबा दिया, बड़े जमींदारों का साथ लिया, बड़े जमींदारों का साथ लेकर छोटे जमींदारों के विद्रोह को मुर्शिद कुली खां ने दबा दिया। किसानों को तकाबी ऋण उपलब्ध करवाया, मुर्शिदाबाद की स्थापना की और शासन प्रशासन करते हुए अंततः 1727 ईस्वी में उनका निधन हो गया। तत्पश्चात सुजाउद्दीन बना। सुजाउद्दीन ने बिहार को जीतकर बंगाल में मिलाया। सुजाउद्दीन के बाद सरफराज खां बने। सरफराज खां 1740 के गिरिया के युद्ध में अलीवर्दी खां से पराजित हो गए। तत्पश्चात अलीवर्दी खां बने। अलीवर्दी खां 1740 से 1756 तक बंगाल के नवाब बने रहे और अलीवर्दी खां की अगर हम बात करें तो जो अलीवर्दी खां हुए, ये बंगाल के प्रथम नवाब हुए जिन्होंने मुगलों को कर देना बंद कर दिया। बंगाल के प्रथम नवाब हुए जिन्होंने मुगलों को कर देना बंद कर दिया। इतना ही नहीं, अलीवर्दी खां साम्राज्यवादी था, योग्य था। इतना योग्य था कि अंग्रेजों को कलकत्ता का किलाबंदी करने से मना कर दिया, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर का किलाबंदी करने से मना कर दिया, अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से किया। शासन प्रशासन करते हुए 1756 में अलीवर्दी खां का निधन हो गया। मतलब अभी तक जो हमने बात बोला है, इन बातों की चर्चा पिछले क्लास में हम आपके साथ कर चुके हैं। मतलब जैसे सीरियल देखते हैं, सीरियल देखते हैं ना, रिकैप होता है ना, मतलब पिछले दिन क्या हुआ, ताकि सीरियल देखने में मजा आए, इंटरेस्ट जगे। तो मतलब पिछले क्लास में जितनी भी बातें हमने आपके साथ शेयर की थी, उन सभी का रिकैप हमने कर दिया। ठीक है, उन सभी चीजों का रिकैप हमने कर दिया। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां का निधन 1756 में हुआ। अलीवर्दी खां की मात्र 3 पुत्रियां थी। अलीवर्दी खां को अगर हम देखें तो उनके पुत्र नहीं थे, मात्र 3 पुत्री थी अलीवर्दी खां की, अलीवर्दी खां के। और अलीवर्दी खां के जो 3 पुत्रियां थी, उसमें एक घसीटी बेगम, घसीटी बेगम, घसीटी बेगम का विवाह, अब अकबकाइए मत, हल्ला मत कीजिए, ध्यान से सुनिए। देखिए नोट जो है ना, आप ध्यान से लेक्चर सुनिएगा तब नोट पढ़िएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। नहीं तो नोट की चीजें आपको समझ में आने से रहा, ऊपर ऊपर से चल जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान से लेक्चर को सुनिए, अकबकाइए नहीं, पूरा कंसंट्रेट कीजिए यहां पर। नोट में तो सब चीज है, तो झूठे से हल्ला करने लगते हैं, समझ गए? तो हल्ला नहीं कीजिए। घसीटी बेगम, घसीटी बेगम का विवाह ढाका के नवाब के साथ हुआ था। ढाका बांग्लादेश की राजधानी ढाका। और उस समय के बंगाल का मतलब होता था, उस समय के बंगाल का मतलब होता था बांग्लादेश भी, बांग्लादेश, बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा। उस समय के बंगाल का मतलब यह होता था। तो घसीटी बेगम का विवाह ढाका के नवाब के साथ हुआ था। दूसरी जो अलीवर्दी खां की पुत्री थी, उनका नाम था मुनीरा बेगम, मुनीरा बेगम। और जो मुनीरा बेगम थी, मुनीरा बेगम का विवाह पूर्णिया के नवाब के साथ हुआ था, पूर्णिया के नवाब के साथ हुआ था। और मुनीरा बेगम का ही पुत्र था शौकत जंग, मुनीरा बेगम का पुत्र था शौकत जंग। और फिर अलीवर्दी खां की तीसरी पुत्री थी, उसका नाम था अमीना बेगम, अमीना बेगम, जो सबसे छोटी पुत्री भी थी, अमीना बेगम। अमीना बेगम का विवाह पटना के नवाब के साथ हुआ था। पटना के नवाब, पटना के नवाब के साथ अमीना बेगम का विवाह हुआ था।
और अमीना बेगम का ही पुत्र सिराजुद्दौला था। अमीना बेगम का ही पुत्र नवाब सिराजुद्दौला था। नवाब सिराजुद्दौला था। अलीवर्दी खां ने अपने सभी दामाद, सभी पुत्री, सभी नाती और नतनी का अवलोकन किया तो अलीवर्दी खां को मालूम हुआ इस सब में तो बुधियार होशियार सिराजुद्दौला ही है। इसलिए अलीवर्दी खां ने अपने वसीयतनामा में यह लिखा, अपने वसीयतनामा में यह लिखा कि हमारे जाने के बाद बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बनेगा। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बनेगा। और फिर इसलिए भी अलीवर्दी खां के निधन होने के बाद बंगाल के अगले नवाब सिराजुद्दौला बने। बंगाल के अगले नवाब सिराजुद्दौला बने। सिराजुद्दौला बड़ी योग्य व्यक्तित्व के थे। राजनीतिक तौर पर काफी दूरदर्शी थे, प्रतिभाशाली थे सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला शब्द सिराज प्लस उद्दौला से बना है, जिसमें सिराज का अर्थ होता है राज्य का प्रकाश स्तंभ। राज्य का प्रकाश स्तंभ। सिराजुद्दौला जब बंगाल के नवाब बने तो उसका विरोध, उसकी जो बड़ी मौसी थी घसीटी बेगम सबसे ज्यादा विरोध की। और घसीटी बेगम ही नहीं बल्कि मुनीरा बेगम का पुत्र शौकत जंग, उसने भी विरोध किया। यानी कुल मिलाकर के सिराजुद्दौला के नवाब बनने का विरोध उनकी जो दो मौसी और फिर बहुत सारे मौसेरा भाई, मौसेरी बहन, मौसा, सभी लोगों ने किया। सभी लोगों ने उनका विरोध किया। कोई भी सिराजुद्दौला के समर्थन में खड़ा नहीं था। कोई भी सिराजुद्दौला के समर्थन में खड़ा नहीं था। और आप कितने भी प्रतिभावान हैं, आप कितने भी अच्छे हैं, आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, और आपको आकर के डेली कहा जाए तुम पढ़ने लायक है ही नहीं, तुम पढ़ने लायक है ही नहीं, एक दिन आपके दिमाग में यह बात बैठ जाएगा, इतना लोग कह रहा है इसका मतलब है कि हम सही में पढ़ने लायक ना है। मतलब जिस चीज का पल्ला भारी होता है ना, वो हॉबी हो जाता है, समझ गए, हावी हो जाता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि सिराजुद्दौला की आलोचना करने वाले बहुत लोग थे, सिराजुद्दौला के विरोध करने वाले बहुत लोग थे, सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाने के पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए थे, और सिराजुद्दौला सबको अपना समझता था। यह सिराजुद्दौला की सबसे बड़ी भूल थी। सिराजुद्दौला अपने खिलाफ हो रहे षड्यंत्र को समझ नहीं सका। सिराजुद्दौला अपने खिलाफ हो रहे षड्यंत्र को समझ नहीं सका, और कुछ षड्यंत्रों की जानकारी जब सिराजुद्दौला को मिली भी तो सिराजुद्दौला ने उन षड्यंत्रों को नजरअंदाज कर दिया। यह कारण रहा जिस वजह से योग्य होते हुए भी सिराजुद्दौला अयोग्य शासक साबित हुए। सिराजुद्दौला एज ए बंगाल के नवाब 1756 से 1757, ये बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब हैं।
ये बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब हैं। इसके बाद कहने को तो बंगाल में कई नवाब बने, लेकिन वे स्वतंत्र नहीं रहे। वे अंग्रेजों के इशारों पर नाचते थे, वे अंग्रेजों के इशारों पर नाचते थे, और जो किसी के इशारों पर नाचे उनका कोई महत्व नहीं रह जाता, कोई महत्व नहीं रह जाता है। और सिराजुद्दौला के खिलाफ उनके राज दरबार के लोग, उनके परिवार के लोग तो लगे हुए थे ही, साथ ही साथ अंग्रेज भी अपने आप को बंगाल में स्थापित करना चाहता था। और अंग्रेज भी अपने आप को बंगाल में इसलिए स्थापित करना चाहता था क्योंकि जो बंगाल था, बंगाल काफी संपन्न था, काफी समृद्ध था। इसलिए अंग्रेजों का ध्यान भी बंगाल की ओर था। घसीटी बेगम ने पारिवारिक स्तर पर ही सिराजुद्दौला का विरोध नहीं की, बल्कि घसीटी बेगम और शौकत जंग दोनों अंग्रेजों से जाकर मिले सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाने के लिए। घसीटी बेगम, शौकत जंग ने यहां तक अंग्रेजों को कहा कि आप हम लोग को गद्दी दिलवा दीजिए ना, आपको कितना व्यापारिक छूट चाहिए, पूरा बंगाल हम आपको सौंप देंगे, सिर्फ आप हमको नवाब बना दीजिए। तो अंग्रेज तो बड़ी तेज था। घसीटी बेगम, शौकत जंग के बाद पर अंग्रेज नहीं रहा, लेकिन अंग्रेज को इतना पता चल गया कि बंगाल के नवाब के परिवार में आपसी एकता नहीं है, बंगाल के नवाब के परिवार में आपसी एकता नहीं है। इस आपसी एकता नहीं होने के कारण अंग्रेजों ने फिर से कलकत्ता का किलाबंदी करना शुरू कर दिया। याद कीजिए आप, पहली बार अंग्रेजों ने कलकत्ता का किलाबंदी अलीवर्दी खां के समय करना शुरू कर दिया, लेकिन अलीवर्दी खां मना कर दिया। और अलीवर्दी खां की बातों को अंग्रेज माना भी लेकिन जब अंग्रेज कलकत्ता का किलाबंदी करना शुरू किया सिराजुद्दौला के समय, तो सिराजुद्दौला ने भी आदेश जारी किया कि अंग्रेज कलकत्ता का किलाबंदी नहीं कर सकता है। लेकिन अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला की बातों को नहीं माना, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला की बातों को नहीं माना और कलकत्ता का किलाबंदी लगातार जारी रखा, कलकत्ता का किलाबंदी लगातार जारी रखा। सिराजुद्दौला को लगा ये तो हमारे आदेश की अवहेलना हुई है, और फिर सिराजुद्दौला अपने आदेश की अवहेलना को स्वीकार करते हुए अपनी सेना के साथ कलकत्ता का अभियान किया। मुर्शिदाबाद सिराजुद्दौला की राजधानी थी और शासक राजधानी में ही रहते हैं। मुर्शिदाबाद से सेना लेकर कलकत्ता पर चढ़ाई किया, और जब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर चढ़ाई किया तो उस समय कलकत्ता के अंग्रेज प्रभारी रॉजर ड्रेक और मिनी चीन था, रॉजर ड्रेक और मिनी चीन था, रॉजर ड्रेक और मिनी चीन था। दोनों को पता चला कि सिराजुद्दौला सैनिक के साथ आ गए हैं, दोनों भाग गया, और दोनों भाग करके बंगाल के ही फुल्टा नामक बंदरगाह पर जाकर छिप गया। दोनों भागकर बंगाल के फुल्टा नामक बंदरगाह पर जाकर छिप गया। इस प्रकार सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को कलकत्ता का किलाबंदी करने से मना कर दिया। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का किलाबंदी करने अंग्रेजों को नहीं दिया।
और इसी अभियान के दौरान कहा जाता है कि सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज को एक छोटे से काल कोठरी में बंद कर दिया। 146 अंग्रेज को एक छोटे से काल कोठरी में बंद कर दिया। और जब अगली सुबह उस काल कोठरी को खोला गया, 123 लोग मरे दिखे, मात्र 23 लोग जीवित दिखे। और 23 लोग जो जीवित दिखे थे उसमें एक जॉन हॉलवेल था। जॉन हॉलवेल ने ही इस घटना का विवरण दिया कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने एक छोटे से काल कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद किया और जब अगली सुबह खोला गया तो मात्र 23 लोग जीवित रहे, उसमें हम भी एक हैं। यही घटना इतिहास में ब्लैक हॉल की घटना कही जाती है और यह घटना 20 जून 1756 को घटित हुई है। 20 जून 1756 को यह घटना घटित हुई है। और ध्यान दीजिएगा, जो आधुनिक रिसर्च है, विशेष तौर पर यूरोपीय इतिहासकार, राष्ट्रवादी इतिहासकार, भारत के राष्ट्रवादी इतिहासकार, यूरोपीय इतिहासकार इस घटना का विवरण करते हैं, लेकिन जो भारत के राष्ट्रवादी इतिहासकार है वो इस घटना का विवरण नहीं करते हैं। एकदम सो लीजिए, तकिया लगा दीजिए इसको, ठीक है, तकिया भी लेकर के बैग में आया कीजिए, समझे, आराम से माथा आप दे करके सोइएगा। चलिए सुनिए, देखिए जिनको सोना उना है ना, ठीक है, क्लास में मन नहीं लगता है ना, पीछे में जाकर के सीधा बैठिए। आगे के लोगों पर नजर रहता है, समझे, पीछे के लोगों पर नजर नहीं रहता है। जैसे पीछे वाला खैनी चुना चुना के खाते रहता है, थूकते रहता है, अपना गुटखा खाते रहता, कुछ भी करते रहता। हम बोलने जाते हैं, किसी को कुछ नहीं बोलने जाते हैं, तो आगे में कम से कम मत बैठिए, गलत धंधा करना है तो, समझ गए। चलिए सुनिएगा, हाँ, जो साफ सुथरा लोग है वो आगे में आकर के बैठिए, समझ गए। सुनिए, तो आपको जो है एक तो लय तोड़ देते हैं, ठीक है। अब हाँ सुनिएगा आप, जहां तक ब्लैक होल की घटना की बात है तो बहुत सारे इतिहासकार इस बात को स्वीकार ही नहीं करते, कहते ना कोई घटना नहीं हुआ था। आधुनिक अनुसंधान भी यह बताता है कि इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई थी। आधुनिक अनुसंधान यह बात बताता है कि इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई थी। लेकिन हॉलवेल ने ऐसा क्यों किया? तो जो जॉन हॉलवेल थे वो अंग्रेजों को उकसाना चाहते थे, अंग्रेजों को उकसाना चाहते थे। अंग्रेजों को उकसाने के उद्देश्य से हॉलवेल ने इस ब्लैक होल की घटना मन ग्रंथ ढंग से रचा, अफवाह फैलाया। यह खबर पूरे भारतवर्ष में फैल गया। पूरे भारतवर्ष ही नहीं बल्कि यह खबर ब्रिटेन तक चला गया। यह खबर ब्रिटेन तक चला गया और ब्रिटेन के भीतर मानव पूंजी का, मानव का बड़ी महत्व है, मानव का बड़ी महत्व है, मानव पूंजी का बड़ी महत्व था। ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने भारत स्थित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आदेश जारी किया कि जो हमारे 123 लोग मारे गए हैं उसका कुछ किया जाए। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मद्रास स्थित मुख्यालय, मद्रास, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मद्रास स्थित मुख्यालय, मद्रास स्थित मुख्यालय से वाटसन और रॉबर्ट क्लाइव, वाटसन और रॉबर्ट क्लाइव, वाटसन
और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक विशाल फौज, एक विशाल ब्रिटिश फौज बंगाल की ओर रवाना हुआ, बंगाल की ओर रवाना हुआ। और यह सेना, यह फौज जनवरी 1757 में कोलकाता पहुंच गई। जनवरी 1757 में कोलकाता पहुंच गई और कोलकाता पहुंचकर ब्रिटिशों ने कोलकाता को अपने अधीन कर लिया। ब्रिटिशों ने कोलकाता को अपने अधीन कर लिया और ब्रिटिशों ने कोलकाता को अपने अधीन करने के बाद नवाब सिराजुद्दौला को संधि करने पर मजबूर किया। नवाब सिराजुद्दौला को संधि करने पर मजबूर किया और फिर नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 9 फरवरी 1757 को कलकत्ता के अलीनगर नामक स्थान पर, कलकत्ता के अलीनगर नामक स्थान पर संधि हुआ, जिस कारण उस संधि को इतिहास में नाम दिया गया अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि। इस संधि का बड़ी महत्व है। देखिए, अंग्रेज और नवाब सिराजुद्दौला, अंग्रेज और नवाब सिराजुद्दौला के बीच जो मतभेद हो रहा था ना, उस मतभेद का मूल कारण घसीटी बेगम और शौकत जंग था। घसीटी बेगम और शौकत जंग। क्योंकि घसीटी बेगम और शौकत जंग अंग्रेज से जाकर मिल गए थे। अब नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों को कोई भी आदेश देते थे कि आपको फलना नहीं करना है, तो अंग्रेज जानबूझ करके वही करता था। आपको यह काम नहीं करना है तो अंग्रेज जानबूझ करके वही करता था। जैसे बच्चा 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 समझिए, बच्चा जैसे आपको कहेंगे, आप भी बच्चे हैं, समझिए, आप बुरा थोड़े हो गए। तो जैसे अंग्रेज जैसे बच्चा होता है कि गार्जियन कहेंगे ना ये नहीं करना है तो वही करेंगे। हम कहेंगे मोबाइल नहीं चलाना, आप कहिएगा हम चले भी करेंगे, क्योंकि मोबाइल में तो मेरा जान बसता है। समझ गए? तो नवाब सिराजुद्दौला कुछ भी कहता था अंग्रेज को, तो अंग्रेज उसके विपरीत में चला जाता था। और नवाब सिराजुद्दौला को ये बात पता नहीं था कि आखिर अंग्रेज ऐसा कर क्यों रहा है। लेकिन बाद में नवाब सिराजुद्दौला को पता चल गया कि जो हमारी मौसी है और हमारा जो मौसा है, मौसेरा भाई है, ये सब तो अंग्रेज से जाकर मिल गया है। मौसी, मौसेरा भाई, मौसा है, तब उसको उसके मुंह को दबाने में भी काफी ज्यादा संकोच में थे नवाब सिराजुद्दौला। लेकिन अगर नवाब सिराजुद्दौला यहां पर आक्रामक नीति अपनाते और अपने पारिवारिक षड्यंत्रों को समाप्त कर देते तो नवाब सिराजुद्दौला सफल शासक कहलाते। मतलब मोह माया में नवाब सिराजुद्दौला पड़ गए, मोह माया में पड़ गए कि तो हमारा अपना है। अगर अर्जुन मोह माया में पड़ता तो कौरव का विनाश होता? नहीं होता। वहां पर जरूरत था नवाब सिराजुद्दौला को कि मोह माया त्याग करके अपने राजधर्म, अपने राजा के धर्म को निभाए, आक्रामक नीति अपनाए। जरूरत थी, हद तक नवाब सिराजुद्दौला ने किया भी। नवाब सिराजुद्दौला ने अक्टूबर 1756 में मनिहारी के युद्ध में, अक्टूबर 1756 में मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित किया और उसकी हत्या कर दी। लेकिन इससे ज्यादा नवाब सिराजुद्दौला नहीं दबा सका। जबकि नवाब सिराजुद्दौला को यह होना चाहिए था अपने पारिवारिक षड्यंत्र को दबा दे। अगर पारिवारिक षड्यंत्र दब जाता ना तो फिर उनके जो सेनापति मीर जाफर सब थे वो नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ आंख ही नहीं उठाता, क्योंकि उनको यह संदेश चला जाता
नवाब तो अपने परिवार के लोग को नहीं छोड़ा है, मौसी को नहीं छोड़ा है, मौसेरा भाई को नहीं छोड़ा है, मौसा को नहीं छोड़ा है, हम तो सेनापति हैं। तो ये नवाब सिराजुद्दौला की बहुत बड़ी भूल थी, और नवाब सिराजुद्दौला की इसी भूल ने भारत में ब्रिटिश सत्ता को स्थापित कर दिया। तो एक शासक की भूल, आपकी छोटी सी गलती, परीक्षा देने गए, क्वेश्चन 99 को बना लिए, 80 को सही है, OMR में रोल नंबर में एगो कॉलम नहीं रंगे, काम खत्म, टोटल खत्म। वही बात हुआ। तो नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच जो झगड़ा हो रहे थे, जो मतभेद हो रहे थे, वो उनके नवाब सिराजुद्दौला के अपने परिवार के कारण हो रहा था, अपने परिवार के कारण हो रहा था। अगर उनका परिवार ना जाकर मिलता, ना अंग्रेजों को नवाब की कमी का पता चलता, और ना अंग्रेज सिराजुद्दौला की बातों को अवहेलना करता, और ना करता तो ना पलासी का युद्ध होता, ना जो है ब्लैक होल की घटना होती, कुछ भी नहीं होता। लेकिन इतिहास हमेशा जो हुआ है उसको एक्सेप्ट करता है, क्या होता इसको इतिहास एक्सेप्ट नहीं करता है। क्या हुआ है यह इतिहास है। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को हुआ। यह संधि सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच हुआ। इस संधि में सिराजुद्दौला का मुंह बंधा हुआ था, मुंह बंद गया था। सिराजुद्दौला का मुंह इसलिए बंद गया था क्योंकि उनके जितने भी विश्वसनीय लोग थे सब अंग्रेजों से जाकर मिल चुका था, इसलिए सिराजुद्दौला का मुंह बंधा हुआ था। इस संधि में अंग्रेजों ने जो भी शर्त रखा उस पर नवाब सिराजुद्दौला सिर्फ अपनी सहमति दिया, कहा हां एक्सेप्ट करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इस संधि में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को कहा कि आप हमें कलकत्ता का किलाबंदी करने का अधिकार दे रहे हैं। सिराजुद्दौला ने कहा हां, सिराजुद्दौला ने कहा हां। यहां पे गौर फरमाइएगा, यहां पर 4 पॉइंट हम आपको थोड़ा रिवीजन करवाते हैं, 4 बात जो कि परीक्षा के लिहाज से, वनडे परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। एक बात यह कि बंगाल के किस नवाब ने अंग्रेजों को कलकत्ता का किलाबंदी करने से मना करवाया? हाँ, अली। बंगाल के किस नवाब ने अंग्रेजों को कलकत्ता का किलाबंदी करने का आदेश दिया? हाँ, सिराजुद्दौला। एक और पॉइंट, अंग्रेजों को कलकत्ता का किलाबंदी करने का अधिकार किस संधि के तहत में? किस संधि के तहत? अलीनगर की। और बंगाल के किस नवाब ने पहली बार अंग्रेजों को बंगाल के किस नवाब ने पहली बार मुगलों को कर देना बंद किया? इस चैप्टर के यार ये 4 जो है सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है अभी तक के, समझ गए? इतना भी याद रख लीजिएगा तो आपका काम चल सकता है। अगर डीप में क्वेश्चन जाएगा तब, ऊपर से पूछेगा तब तो सब याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो इस संधि के तहत अंग्रेजों को कलकत्ता का किलाबंदी करने का अधिकार प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं, बल्कि जब सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने तो उन्होंने बंगाल के क्षेत्र में करमुक्त व्यापार पर रोक लगा दिया था। आप याद कीजिए 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने व्यापारिक छूट दिया था, मात्र 3000 रुपया पर पूरे बंगाल में करमुक्त व्यापार कर सकता था ना। तो जब सिराजुद्दौला बना ना,
सिराजुद्दौला कहा ना, फर्रुखसियर कौन होता है, मुगल बादशाह कौन होता है, अब मुगल का राज नहीं है, अब हमारा राज है, हम आपको व्यापार करने नहीं देंगे 3000 में। मतलब जो 1717 के व्यापारिक छूट मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने दिया था, उस पर सिराजुद्दौला ने रोक लगा दिया था नवाब बनने के बाद। लेकिन जब यह संधि हुई तो अंग्रेज कहा वो जो 1717 वाला है उसको भी बहाल कीजिए। सिराजुद्दौला कहा हां, वो भी बहाल हो गया। फिर अंग्रेज सिराजुद्दौला को कहा कि आप जो ये सब किए हैं, हमको युद्ध आपके साथ लड़ना पड़ रहा है, युद्ध हर्जाना भरिए और युद्ध हर्जाना के तौर पर 3 लाख रुपया आप हमको दीजिए। नवाब सिराजुद्दौला कहा हां। मतलब कुल मिलाकर के यहां पर भी नवाब सिराजुद्दौला भूल कर रहा है। यहां पर नवाब सिराजुद्दौला क्या भूल कर रहा है, तो नवाब सिराजुद्दौला को बार्गेनिंग करना चाहिए था यहां पर, और चीजों का विरोध करना चाहिए था, विरोध करना चाहिए था। ठीक है, चीजों का विरोध करना चाहिए था, विरोध करना चाहिए था। लेकिन नवाब सिराजुद्दौला, मतलब कहने का क्या हुआ जानते, नवाब सिराजुद्दौला जब सख्त था ना, पूरा सख्त था, और जब झुका ना तो पूरा झुक गया। मतलब मध्यम मार्ग को उन्होंने नहीं अपनाया। अगर नवाब सिराजुद्दौला मध्यम मार्ग को अपना लेता तो फिर कुछ हो सकता था, कुछ हो सकता था। लेकिन नवाब सिराजुद्दौला ने मध्यम मार्ग को नहीं अपनाया। मतलब झुकेगा नहीं, मतलब नहीं झुकेगा, और झुकेगा तो पूरा झुकिए जाएगा। समझिए, ये वाला बात हो गया। तो अलीनगर की संधि के माध्यम से अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला को पूरा झुका दिया, और अंग्रेजों को एहसास हो गया इस बात का, ये कैसन नवाब है, हम जो बोल रहे हैं उसमें हां हां कर रहा है, ये तो इसको तो हम ऐसे ही लपेटे में ले सकते हैं। अंग्रेज समझ गया कि तो कमजोर है। पहले अफवाह हो रहा था कि शुरुआती दौर में सच में नवाब सिराजुद्दौला काफी सख्त निर्णय ले रहे थे, तो लग रहा था कि काफी सख्त है। लेकिन जब अंग्रेज उसके साथ संधि किया तो उसको पता चला ये तो चुटपुटिया बम है। और फिर अंग्रेजों का मनोबल इस संधि से काफी बढ़ गया, अंग्रेजों का मनोबल इस संधि से काफी बढ़ गया, और इतना बढ़ गया कि अब अंग्रेज नवाब सिराजुद्दौला के जितने भी विश्वसनीय लोग थे उस सबको अपने में मिलाना शुरू कर दिया। एक तो पहले से उनके परिवार के लोग तो अंग्रेज के साथ थे ही, उसके बावजूद भी नवाब सिराजुद्दौला के और भी कई सारे विश्वसनीय लोग थे, और उन विश्वसनीय लोगों ने सिराजुद्दौला को अंग्रेजों के सामने झुकते देखा था। तो उन लोगों को भी लगा कि जब हमारे आका ही अंग्रेज के सामने झुक रहे हैं तो हम कौन खेत के मूली हैं, हमको भी झुकना चाहिए। और फिर नवाब सिराजुद्दौला के जितने भी विश्वसनीय अधिकारी थे, सेनापति थे या व्यापारी थे, उद्योगपति थे, सब अंग्रेज से जाकर मिल गया, टोटल अंग्रेज से जाकर मिल गया, टोटल सब, सभी के सभी अंग्रेज से जाकर मिल गए, सभी अंग्रेज से जाकर मिल गए। अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला के 75% से अधिक सैनिकों को अपने में मिला लिया। अब जो मुख्य सेनापति था उसी को अपने में मिला लिया, मीर जाफर को अपने में मिला लिया, मुख्य सेनापति को अपने में मिला लिया। नवाब सिराजुद्दौला के पैर के नीचे से जमीन निकलता रहा, इसका एहसास नवाब सिराजुद्दौला को नहीं हुआ, इसका एहसास नवाब सिराजुद्दौला को नहीं हुआ, जबकि इस बात का एहसास नवाब सिराजुद्दौला को होना चाहिए था। तो नवाब सिराजुद्दौला योग्य होते हुए भी अयोग्य साबित हो गए अपनी कमजोरियों के कारण। नवाब सिराजुद्दौला की तमाम
नवाब सिराजुद्दौला की तमाम सेनापतियों को, सेनाओं को अंग्रेजों ने अपने में मिला लिया और अंग्रेज ब्लैक हॉल की घटना को भूला नहीं था। अंग्रेज ब्लैक हॉल की घटना को भूला नहीं था। अंग्रेजों ने योजना बनाया मीर जाफर के साथ मिलकर नवाब सिराजुद्दौला की हत्या करनी है। फिर यह तय हुआ कि नवाब सिराजुद्दौला के साथ युद्ध लड़ा जाए और उसी क्रम में नवाब सिराजुद्दौला को मार दिया जाएगा। अंग्रेज पूरी तरीका से आश्वस्त हो गए कि ना, अब तो सभी सैनिक, नवाब के सभी सैनिक, हमारी अपनी सेना जो है वो तो है ही, नवाब की सैनिक भी हमारे साथ ही खड़ी रहेंगी। इस बात का एहसास अंग्रेजों को हो गया और फिर अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला को चुनौती दिया। नवाब सिराजुद्दौला को लगाई तो फिरंगी है, विदेशी है, मेरा क्या करेगा, लेकिन उसको पते नहीं था कि उनका जमीन खिसक चुका है। और फिर नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों की चुनौती को स्वीकार किए। इसी तत्वाधान में 23 जून 1757 को पश्चिम बंगाल के पलासी नामक स्थान पर, पलासी जो कि भागीरथी नदी के तट पर नदिया जिला में है, नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध हुआ, जिस युद्ध को इतिहास में पलासी का युद्ध कहा जाता है। पलासी का युद्ध। और ध्यान दीजिएगा, अलीनगर के संधि के तहत तो अंग्रेज को जो लेना था वो ले ही लिया, लेकिन सिराजुद्दौला ने जो 146 अंग्रेजों को कैद करके रखा था, जिसमें 123 लोग मारे गए थे, उसका बदला लेने के लिए अंग्रेजों ने पलासी का युद्ध नवाब सिराजुद्दौला के साथ षड्यंत्र के तहत लड़ा। अंग्रेजों को भी डर था, ऐसा नहीं था कि सिराजुद्दौला से एकदम अंग्रेज डरता ही नहीं था, इस प्रकार की कहीं कोई बात नहीं थी, अंग्रेजों को भी डर था। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ। इस युद्ध में सिराजुद्दौला अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि पहुंचे। युद्ध प्रारंभ हुआ, लेकिन सिराजुद्दौला के जो मुख्य सेनापति थे मीर जाफर, वो अपनी सेना के साथ खड़ा रहा, मुंह देखते रहा। समझ गए? और जब मीर जाफर अपनी सेना के साथ खड़ा था तो कुछ सिराजुद्दौला के भक्त भी थे। मीर मदान मोहन लाल के नेतृत्व में एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी सिराजुद्दौला के तरफ से पलासी के युद्ध में पार्टिसिपेट किया और वो सैनिक अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए मारे गए। सिराजुद्दौला जब युद्ध भूमि में थे तब उन्हें पता चला कि उनके खिलाफ तो षड्यंत्र हो चुका है। सिराजुद्दौला जब युद्ध भूमि में थे तब उनको एहसास हुआ कि उनके खिलाफ षड्यंत्र हो चुका है। अब सिराजुद्दौला युद्ध भूमि से अपनी राजधानी की ओर वापस लौटा। युद्ध भूमि से अपनी राजधानी की ओर वापस लौटा। लेकिन जब सिराजुद्दौला युद्ध भूमि से अपने राजधानी की ओर वापस लौट रहा था तो मीर जाफर के पुत्र मीरन के इशारे पर मोहम्मद बेग नामक व्यक्ति ने मीर जाफर के इशारे पर मीर जाफर के पुत्र मीरन और मीरन के इशारे पर मोहम्मद बेग नामक व्यक्ति ने नवाब सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। इस प्रकार नवाब सिराजुद्दौला मारे गए और नवाब सिराजुद्दौला के मारे जाने के बाद जो मीर जाफर अंग्रेजों के साथ समझौता किया था
कि सिराजुद्दौला के मारे जाने के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाएगा। अंग्रेज अपने वादा पर खरा उतरे और फिर मीर जाफर को बंगाल का अगला नवाब बनाया गया। मीर जाफर को बंगाल का अगला नवाब बनाया गया। इस प्रकार जो है बंगाल के अगले नवाब जो है आपको मीर जाफर बने, मीर जाफर बने। और मीर जाफर से आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए जो पलासी का युद्ध था ना, चंद घंटों का युद्ध था। मुश्किल से 1 घंटा युद्ध चला रहा था, मुश्किल से 1 घंटा, मुश्किल से 1 घंटा युद्ध चला था। यह कोई वास्तविक युद्ध नहीं था, बल्कि यह एक प्रकार का फौनी युद्ध था। फौनी युद्ध था, नकली युद्ध था, नकली युद्ध था। फौनी का मतलब होता है नकली। फौनी युद्ध था, नकली युद्ध था, यह एक षड्यंत्र था। लेकिन इस युद्ध ने भारत में अंग्रेजी सत्ता को स्थापित की, या यूं कहे कि इस युद्ध ने भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव रखी, अंग्रेजी सत्ता की नींव रखी। और इस युद्ध में अंग्रेजों के तरफ से नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था, और रॉबर्ट क्लाइव के दूरदर्शी नीतियों के कारण ही प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई, जिस वजह से भारत में ब्रिटिश सत्ता का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। भारत में ब्रिटिश सत्ता का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। इसके बाद सिराजुद्दौला के मारे जाने के बाद अगले नवाब मीर जाफर, फिर मीर कासिम। इन नवाबों का कोई महत्व नहीं था, इन नवाबों का कोई महत्व नहीं था, ये कठपुतली थे। और क्लाइव ने ही भारत में कंपनी के शासन की नींव डाली, जिस वजह से इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट ने क्लाइव को स्वर्ग से उतरे हुए इंसान की संज्ञा दी, स्वर्ग से उतरे हुए इंसान की संज्ञा दी। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक, स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक की संज्ञा दी। और क्लाइव के विषय में जानकर आपको आश्चर्य होगा कि क्लाइव बड़ी नालायक था, समझ गए। जैसे आप लोग को पढ़ने के लिए बोलते हैं तो पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, वैसे ही क्लाइव के पिताजी जो है क्लाइव को पढ़ने के लिए बोलते थे, नहीं पढ़ता था वो। और उनके पिताजी को लगता था कि स्कूले में दोष है, तो 72 गो स्कूल चेंज करवाए थे कि कहीं पर भी बैठ करके पढ़ ले, लेकिन नहीं पढ़ाऊ। अंतिम में 17-18 बरस का हुआ, अपने पिताजी के, उनके पिताजी, उनको लगता था कि हमारे पिताजी हमारा शोषण कर रहा है, उनको लगा कि हमको स्वतंत्र रहना है, भाग करके भारत आ गया। उनके पिताजी ब्रिटेन के संसद सदस्य हुआ करते थे, यानी एमपी हुआ करते थे ब्रिटेन के, और वो भाग करके जो है यहां आ गए थे। और यहां पर तो एक से बढ़कर एक कारनामा क्लाइव ने किया, समझे। यानी थोड़ा मन बरहू टाइप का था, जो मन होता था वही करता था, समझ गए। तो कभी कभी स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय लेना भी मानव को अच्छा बना देता है, समझे। तो यहां पर 2-3 फैक्ट जो है हम आपको लिखाएंगे, ठीक है। लिखिएगा, देखिए नोट में है, लेकिन फिर भी उस चीज को थोड़ा स्पष्ट करते हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट को थोड़ा लिखना जरूरी है, लिखिएगा। लिखिएगा, मुगलों द्वारा नियुक्त
बंगाल के अंतिम गवर्नर, मुगलों द्वारा नियुक्त बंगाल के अंतिम गवर्नर, मुगलों द्वारा नियुक्त बंगाल के अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खां थे। अगला पॉइंट, अलीवर्दी खां, सॉरी लाइन लिखा चुके हैं। अंग्रेजों को कलकत्ता का किलाबंदी करने का अधिकार, अंग्रेजों को कलकत्ता का किलाबंदी करने का अधिकार अंग्रेजों को कलकत्ता का किलाबंदी करने का अधिकार, अंग्रेजों को कलकत्ता का किलाबंदी करने का अधिकार अलीनगर की संधि के द्वारा, अलीनगर के संधि के द्वारा, अलीनगर के संधि के द्वारा, अलीनगर के संधि के द्वारा नवाब सिराजुद्दौला ने दिया। अलीनगर के संधि के द्वारा नवाब सिराजुद्दौला ने दिया। अलीनगर की संधि के द्वारा नवाब सिराजुद्दौला ने दिया। अलीनगर की संधि के द्वारा नवाब सिराजुद्दौला ने दिया। भारत में ब्रिटिश सत्ता का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। भारत में ब्रिटिश सत्ता का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। भारत में ब्रिटिश सत्ता का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। भारत में ब्रिटिश सत्ता का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। भारत में ब्रिटिश सत्ता का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट ने, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट ने, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट ने, विलियम पिट ने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट ने, विलियम पिट ने विलियम पिट ने क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक की संज्ञा दी। क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक की संज्ञा दी। क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक की संज्ञा दी। क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक की संज्ञा दी। क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक की संज्ञा दी। चलिए आगे आइए। अब मीर जाफर, ध्यान से सुनिए। अब बकबका काहे रहे हैं? ठंडा नहीं गया जी? थोड़ी नहाते और ना। मीर जाफर बंगाल के नवाब 1757 में बने। 1757 से लेकर 1760 तक मीर जाफर बंगाल के नवाब बने रहे। मीर जाफर जब बंगाल का नवाब बना ना, तो ये रॉबर्ट क्लाइव के इशारों पर काम करता था। रॉबर्ट क्लाइव के इशारों पर काम करता था और संभवतः बंगाल के किसी एक आम नागरिक ने, कोई एक आम व्यक्ति मीर जाफर के क्रियाकलाप को देखते हुए उन्हें क्लाइव का गधा कह दिया। क्लाइव का गधा कह दिया। और देखिए परीक्षा भी प्रश्न पूछने लगा कि क्लाइव का गधा किसे कहा जाता है, तो क्लाइव का गधा मीर जाफर, क्योंकि मीर जाफर क्लाइव के इशारों पर नाचता था। और मीर जाफर
जब नवाब बने तो 24 परगना जिला अंग्रेजों को दे दिया। 24 परगना, कहा ये अब आपके अधीन, आपको जो करना है कीजिए, करते रहिए, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि 1,77,00,000 रुपया घूस के तौर पर क्लाइव को दिया कि क्लाइव ने ही उन्हें नवाब बना दिया, नहीं तो जीवन भर सेनापति ही बन करके रह जाता। इतना ही नहीं बल्कि छोटे बड़े हर प्रकार के अंग्रेज अधिकारी को उपहार दिया, मतलब घूस दिया, उपहार दिया, घूस दिया, जो भी कहना अपना कह लीजिए। जब मीर जाफर स्वयं ब्रिटिशों को उपहार दे रहे थे तो ब्रिटिशों को लगने लगा कि जब ये अपने मन से इतना दे रहा है मतलब इसके पास बहुत है। अंग्रेज मीर जाफर से और अधिक की मांग करने लगे और अंग्रेज मीर जाफर से इतना अधिक की मांग करने लगे, मीर जाफर को लगा अब तो हम उस स्थिति में आ गए हैं कि अब तो हमारे पास कुछ आइए नहीं है, अब फिर भी ये अंग्रेज मांग रहा है। तो फिर मीर जाफर डचों के साथ मिलकर षड्यंत्र करने लगा। मीर जाफर डचों के साथ मिलकर षड्यंत्र करने लगा और मीर जाफर जैसे ही डचों के साथ मिलकर षड्यंत्र करने लगा अंग्रेजों के खिलाफ, तो अंग्रेजों को पता चल गया और जैसे ही अंग्रेज को पता चला तो अंग्रेज ने सबसे पहले डचों को भारत से बाहर किया बेदरा के युद्ध 1759 के माध्यम से, और फिर मीर जाफर को कहा आपका समय समाप्त हुआ। उस समय राजतंत्रात्मक शासन था, अंग्रेज को लगा कि इसी के परिवार के किसी को बना देते हैं ताकि लोग विरोध नहीं करे, भारत के लोग विरोध नहीं करे। तो अंग्रेज ने इनके दामाद मीर कासिम को बना दिया। अंग्रेज ने इनके दामाद मीर कासिम को बंगाल का अगला नवाब बना दिया। मीर कासिम 1760 से लेकर 1763, मीर कासिम 1760 से लेकर 1763। देखिए मीर कासिम जब बंगाल के नवाब बनाए गए तो मीर कासिम 1760 में जब बंगाल के नवाब बनाए गए, इस घटना को अंग्रेज गवर्नर वेंसी टाड ने 1760 के क्रांति की संज्ञा दी। 1760 के क्रांति की संज्ञा दी। मीर कासिम भी अंग्रेज के मदद से ही बंगाल के नवाब बने थे। मीर कासिम ने मिदनापुर जिला, वर्धमान जिला अंग्रेजों को दे दिया, कहा ये लीजिए आप रखिए। और इन्होंने भी अंग्रेजों को नवाब के खजाने से कुछ घूस दिया, नवाब के खजाने से कुछ घूस दिया। मीर कासिम मीर जाफर के तुलना में थोड़ा ज्यादा स्वाभिमानी था। इनका अपना यह मानना था कि अंग्रेजों को हमसे जो लेना है हम अंग्रेज को देंगे, लेकिन बंगाल के नवाब के तौर पर इन्हें स्वतंत्रता पूर्वक काम करने दिया जाए। बंगाल के नवाब के तौर पर इन्हें स्वतंत्रता पूर्वक काम करने दिया जाए, इनका हाथ बांधा नहीं जाए। लेकिन अंग्रेज अपनी नीतियों से बाज नहीं आ रहा था। अंग्रेज इनके हाथ को बांधने का काम कर रहा था। जिस वजह से मीर कासिम को लगा कि हमें अपनी राजधानी परिवर्तित कर लेनी चाहिए। इनकी राजधानी मुर्शिदाबाद हुआ करती थी शुरुआती दौर में, और मुर्शिदाबाद में अंग्रेज बड़ी हस्तक्षेप करता था इनके साथ, इनको काम करने से रोकता था। इसलिए मीर कासिम ने
अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर बिहार के मुंगेर को बना लिया, मुर्शिदाबाद से हटाकर बिहार के मुंगेर को बना लिया। तो आप गौर फरमाइएगा, यहां पर बंगाल की राजधानी का क्रम ढाका, मुर्शिदाबाद, मुंगेर। ढाका से मुर्शिदाबाद मुर्शिद कुली खान ने, और मुर्शिदाबाद से मुंगेर मीर कासिम ने, मीर कासिम ने। इसको याद रखिएगा, ये 2 पॉइंट बड़ी महत्वपूर्ण है। एक बार इसको आप लोग बोल दीजिए तो ठीक है। रुकिए रुकिए ना। बंगाल की शुरुआती दिनों में राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद से इसको याद रखिएगा ना। ढाका से मुर्शिदाबाद किसने बनाया? ढाका से मुर्शिदाबाद किसने बनाया? मुर्शिदाबाद से मुंगेर मीर कासिम। जब मुंगेर को राजधानी बना लिया मीर कासिम, तो अब पहले की तुलना में जो है थोड़ा हस्तक्षेप बंद हुआ, और मीर कासिम ने मुंगेर में गोला बारूद तोपखाने बनाने का कारखाना खोला, गोला बारूद तोपखाने बनाने का कारखाना खोला, स्वतंत्रता पूर्वक काम करने लगा। और मीर कासिम के समकालीन बंगाल के नवाब थे वेंसी टाड। और वेंसी टाड जो है लाइसेंस का दुरुपयोग कर रहा था। इसका क्या मतलब है समझिएगा। देखिए, बंगाल में व्यापार करने को लेकर लाइसेंस जारी किया जाता था। बंगाल में व्यापार करने को लेकर अंग्रेजों को लाइसेंस दिया जाता था। फलना अंग्रेज व्यापारी है, उसका ये लाइसेंस है, इस लाइसेंस पर ये अंग्रेज व्यापार कर सकता है बंगाल में। तो अंग्रेज व्यापारियों के नाम से लाइसेंस था, उस लाइसेंस पर बंगाल में व्यापार अंग्रेज करता था। अब अंग्रेज क्या करने लगा? बंगाल के नवाब की अयोग्यता का फायदा अंग्रेज उठाने लगा। जैसे हम अंग्रेज व्यापारी हैं, ई भी अंग्रेज व्यापारी है, ई भी अंग्रेज व्यापारी है, ई भी है, सब अंग्रेज व्यापारी है। अब लाइसेंस हमारे नाम से है तो हम तो व्यापार करबे करेंगे। हम क्या करते थे, हम उस लाइसेंस पर व्यापार करने के बाद हम वो लाइसेंस इसको भी दे देते थे, और फिर जब ई व्यापार कर लेता था वो लाइसेंस इसको भी दे देते थे, और वही लाइसेंस हम उसको भी दे देते थे। मतलब एक लाइसेंस पर कई अंग्रेज व्यापारी व्यापार करने लगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि लाइसेंस का दुरुपयोग होने लगा। हाँ, एक आईडी और 10 गो एंट्री, जैसे ऑनलाइन वाला करता था, अब तो उस सिस्टम में हटा दिए। अब तो ये कर दिए हैं कि एगो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा 5 बार देख सकते हैं, ठीक है, उससे ज्यादा बार नहीं देख सकते हैं। आप समझ गए? काफी रेस्ट्रिक्शन लगवाए हैं एप्लीकेशन पर, समझ गए? 5 बार से 6ठा बार ट्राई कीजिएगा, खत्म आपका काम, समझ गए? तो इसलिए अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया। इससे हमको आर्थिक क्षति हुआ है जी। अरे एगो टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर इस बैच का सब चीज जाता है एकदम प्रॉपर वे में। वो भी हमको ये बात पता नहीं था, अब हमको भी नहीं पता है, बिट्टू सर हमको बता रहे थे, समझ गए? एक कोई टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें इस बैच का नोट, वीडियो, लेक्चर, हर चीज प्रॉपर वे में जाता है। और उस टेलीग्राम ग्रुप से जो है लगभग हजारों की संख्या में छात्र जुड़े हुए हैं, समझ गए? मतलब आप यहां पर पे करके आए हैं तब हम आपको पढ़ा रहे हैं, कोई फ्री में ही सब चीज ले रहा है। सब चीज जो है वो टेस्ट सब का भी, शनिवार वाला जो टेस्ट सब है वो सब चीज जाता है वो टेलीग्राम ग्रुप में, समझ गए? तो बड़ी दिक्कत है, पता नहीं, अब तो नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल से, नहीं ना आ रहा है। और नाम भी ज्ञान बिंदु ही रख लिया है वो सब, समझे? बड़ी दिक्कत है।
तो खैर हम रेस्ट्रिक्शन लगवा दिए हैं, अब लगवाएंगे। अब सोचते हैं कि फायदा उठा रहा है, उठाने दीजिए अब। चलिए सुनिए अब। हाँ, तो जैसे एक आईडी पर 10 लोग पढ़ना, अगर एक आईडी पर 10 लोग पढ़िएगा तो आर्थिक रूप से क्षति हम ही को न होगा। अब एक लाइसेंस पर 10 गो व्यापारी व्यापार कीजिएगा तो बंगाल के नवाब को क्षति होगा कि नहीं होगा? आर्थिक क्षति होगा न हो। और आर्थिक क्षति कोई बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा। आर्थिक क्षति कोई भी बर्दाश्त नहीं करता है, समझ गए? तो बंगाल के नवाब को आर्थिक क्षति हो रहा था। नवाब ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, कहा ना, लाइसेंस का दुरुपयोग हो रहा है, इसको रोकिए। अंग्रेज कहा ना, ना रोकेंगे, जो करना है कीजिए अपना। तो फिर अंग्रेज और मीर कासिम के बीच काफी मतभेद हो गया। इसके बाद एक अंग्रेज अधिकारी थे, एलिस नामक अंग्रेज अधिकारी मीर कासिम का नौकर था। मीर कासिम के नौकर के ऊपर यह आरोप लगाया कि यह बारूद बनाने वाले सोडा का संग्रहण करता है। बारूद में सोडा का प्रयोग होता है, उसका संग्रहण जो है मीर कासिम का नौकर कर रहा है, यह आरोप लगाया। और यह आरोप लगा करके मीर कासिम के पटना स्थित फैक्ट्री पर रोक लगा दिया, पटना स्थित कोठी पर रोक लगा दिया। यानी मीर कासिम का भी अपना बहुत सारा कारखाना सब था, तो मीर कासिम का एक कारखाना पटना में था, और मीर कासिम के कारखाना जो पटना में थे उस पर अंग्रेज अधिकारी एलिस ने ताला लगा दिया। मीर कासिम को लगा कि अंग्रेज का इतना हिम्मत कि हमारे कारखाना पर ताला लगा दे। मीर कासिम गुस्सा में पटना आया और अंग्रेज बस्ती में घुसा। अंग्रेज बस्ती में घुस करके अंधाधुन मारकाट किया, जिस घटना को इतिहास में पटना हत्याकांड कहा जाता है। जिस घटना को इतिहास में पटना हत्याकांड कहा जाता है, अर्थात पटना हत्याकांड का संबंध जो है मीर कासिम से है, मीर कासिम से है। इस प्रकार मीर कासिम के द्वारा अंग्रेजों का नरसंहार किया गया। तो अंग्रेज को पश्चाताप हुआ, इसको नवाब बना करके गलती कर दिए। और फिर अंग्रेजों ने अपनी गलती को सुधारा, और अपनी गलती को सुधारते हुए फिर से मीर जाफर को कहा आप ही बढ़िया है। फिर से मीर जाफर को बना दिया, आपका दामाद तो आपसे भी गया गुजरा, मतलब आपसे भी ज्यादा खतरनाक है, गया गुजरा ना, आपसे भी ज्यादा खतरनाक है। उसको बना करके हम बहुत बड़ा भूल कर दिए हैं। और फिर क्या हुआ? ये लोग कहां से आया है? कहां से आए हैं आप लोग? नीचे से। नीचे में क्या हुआ? कोई दिक्कत है? नीचे में बंद हो गया। अरे नीचे में बंद हुआ तो जाकर के देखिएगा ना जी, यहां पर बैठे हुए हैं, अजीब हाल है। कब बंद हुआ है? 5 मिनट 2 मिनट है, जाकर देखिए क्या दिक्कत है, अजीब हाल है। तो स्टाफ सब ना है जी? है कोई स्टाफ ना है क्लासरूम में जी? अरे यहां पे कोई ना है जी? स्टाफ सबको बुला करके लाइए तो जी। अरे क्या करते रहते हैं रोशन सिंह? तो कैसे बंद हो गया नीचे में? है? अरे माथा नोच रहे हैं, माथा नोचने से थोड़े कुछ होगा, बताइएगा ना जी। अरे क्या दिक्कत है? चलने लगा? हाँ तो सब देखते रहिए, ऊपर नीचे करते रहिए। क्या है? चलता है चलने दीजिए, बंद है बंद रहने दीजिए। एकदम स्विच दाबने के लिए पैदे हुए हैं। बोलिए हम रख लेते हैं, भर दिन स्विच दाबते रहिएगा सब क्लासरूम में। चलिए चलिए आइएगा आप। तो अब समझिएगा आप, यहां पर समझिएगा, यहां पे आइएगा थोड़ा सा।
मीर कासिम को अपदस्थ करके मीर जाफर को बनाया गया। मीर जाफर फिर से बंगाल के नवाब बने। दूसरा बार इनका शासनकाल 1763 से 1765। मीर जाफर बने, लेकिन जो मीर कासिम है, मीर कासिम पटना नरसंहार करने के बाद रुके नहीं, बल्कि मीर कासिम आगे बढ़े और आगे ये अवध पहुंच गए। अवध पहुंच गए, अवध के नवाब शुजाउद्दौला से मिले और अवध के नवाब के दरबार में ही उस समय मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी था। तो इनकी मुलाकात अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ हुआ। इसने उन दोनों को प्रेरित किया कि हम तीनों लोग मिल करके अंग्रेजों का विरोध करेंगे और अंग्रेजों का सफाया कर देंगे। तो उन दोनों को भी लगा कि जब हम तीनों एक हो जाएंगे तो अंग्रेज को तो हराइए देंगे, अंग्रेज को हरा देंगे। तो तीनों एक हुआ। मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, तीनों को मिला करके भारत की संयुक्त सेना का गठन हुआ और भारत की संयुक्त सेना ने अंग्रेजों को चुनौती दिया। और फिर 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में गंगा नदी के तट पर भारत की संयुक्त सेना और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध हुआ। यह एक वास्तविक युद्ध था। और ध्यान रहे, यहां पर दो बात और याद करवाते हैं हम आपको। एक बात यह कि पलासी के युद्ध का तत्कालिक कारण ब्लैक हॉल की घटना है, और एक बात यह कि बक्सर के युद्ध का तत्कालिक कारण लाइसेंस का दुरुपयोग है। लाइसेंस का दुरुपयोग है। इस दो बात को आप निश्चित तौर पर याद रखिएगा। एक बार फिर से, पलासी के युद्ध का तत्कालिक कारण है, पलासी के युद्ध का तत्कालिक कारण ब्लैक हॉल की घटना। और इसके बाद जो है आगे बताइएगा, बक्सर के युद्ध का तत्कालिक कारण, लाइसेंस का। इसको स्पष्टता पूर्वक आप अपने भाषा में कॉपी में लिख लीजिएगा ना, हाँ, लिख करके याद भी रख लीजिएगा, ठीक है। हम लिखवा दे महाराज, नीचे से एक लाइन लिखिए। तो देखिए, जो महत्वपूर्ण फैक्ट है परीक्षा के लिहाज से याद करवाते जा रहे हैं, दोबारा हम याद नहीं करवाएंगे। पलासी के युद्ध का तत्कालिक कारण ब्लैक हॉल की घटना। पलासी के युद्ध का तत्कालिक कारण ब्लैक हॉल की घटना। पलासी के युद्ध का तत्कालिक कारण ब्लैक हॉल की घटना तथा बक्सर के युद्ध का तत्कालिक कारण लाइसेंस का दुरुपयोग है। तथा बक्सर के युद्ध का तत्कालिक कारण लाइसेंस का दुरुपयोग है। चलिए, लिख लिए होंगे। अब देखिएगा बक्सर का युद्ध। शिवरात्रि कब है हो? कल छुट्टी करवा देते क्या ना? शिवरात्रि नहीं कीजिएगा आप लोग ना, लड़की लोग तो करवे करेगी। क्या मांगिएगा आप लोग? क्या मांगिएगा? शिवरात्रि में भगवान शिव का शादी होता है ना हो। देखिए, भगवान शिव का प्रत्येक वर्ष से शादी होता है। सामान्य तौर पर सुने हैं हम कि शिवरात्रि करके लड़की बढ़िया दुल्हा मांगती है। आप लोग बढ़िया दुल्हन मांग लीजिएगा। चलिए, क्लास होगा, छुट्टी नहीं रहेगा, ऐसे बोले हैं, क्लास होगा। बक्सर का युद्ध
22 अक्टूबर 1764 को है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही तस फल चाखा। समझ गए? कर्म प्रधान है, ये सब कुछ न है, कर्म काम सब मोह माया। हाँ, बक्सर का युद्ध, यह युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। यह युद्ध अंग्रेज और भारत की संयुक्त सेना, भारत की संयुक्त सेना के बीच हुआ। अंग्रेजों के तरफ से इस युद्ध में नेतृत्व हेक्टर मुंडो कर रहे थे। इसमें भारत की संयुक्त सेना में अवध के नवाब सुजाउद्दौला थे, बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम थे और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। और ध्यान रहे कि यह एक वास्तविक युद्ध था और इस युद्ध के समय जो बंगाल के नवाब थे वे आपको मीर जाफर, और इस समय बंगाल के जो गवर्नर थे वे आपको वेंसीटाड, ये सब चीज पूछा जाता है, वेंसीटाड, ये सब चीज आपसे पूछा जाता है, इसलिए हम स्पष्टता पूर्वक बता रहे हैं। और ध्यान दे कि इस युद्ध में क्या हुआ था जानते हैं? इस युद्ध में भी भारत की जीत हो जाती, लेकिन ये जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय है, शाह आलम द्वितीय अंग्रेज से जाकर मिल गया। शाह आलम द्वितीय अंग्रेज से जाकर मिल गया। एक तो ये हो गया, रुपया पैसा का मामला था, पैसा सबको लेकर के अंग्रेज से जाकर मिल गया। शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों का पेंशन भोगी था, अंग्रेजों के पेंशन पर जीवन यापन करता था। अंग्रेज का पेंशन देना बंद कर देंगे, ज्यादा उड़ेगा तू। मुगलों का खजाना खाली था, नाम के लिए बादशाह थे लेकिन कुछ नहीं था उसके पास। शाह आलम द्वितीय अंग्रेज से जाकर मिल गए। हाँ, ये जो मीर कासिम था ये भाग गया, मीर कासिम भाग गया, बेचारा अकेले पड़ गया सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला को लगा सब हमको साह दिया, सब भाग गया। अब बताइए, मतलब झाड़ पे चढ़ा दिया सुजाउद्दौला को। तो इसलिए इस युद्ध में जो है भारत की संयुक्त सेना की हार हो गई और अंग्रेजों की जीत हुई। इस युद्ध की समाप्ति इलाहाबाद के संधि के तहत हुई है। इस युद्ध की समाप्ति की अगर हम बात करें तो इस युद्ध की समाप्ति जो है आपको इलाहाबाद की संधि, आगे इलाहाबाद के संधि के विषय में बताएंगे, लेकिन आज जितना भी महत्वपूर्ण फैक्ट है सबको याद करवाते हुए आए हैं ना, तो इसको भी याद कर लीजिए ना, ठीक है। बक्सर का युद्ध कब हुआ है? 22 अक्टूबर 1700। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाब, बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर, इसमें अंग्रेजों के तरफ से नेतृत्व कौन किया? अंग्रेजों के तरफ से नेतृत्व भारत की संयुक्त सेना में कौन कौन शामिल था? इसमें भारत की संयुक्त सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? अवध के नवाब। भारत की संयुक्त सेना की हार हुई थी, हाँ ना। चलिए, बक्सर के युद्ध की समाप्ति इलाहाबाद के संधि के तहत हुई। कौन संधि के तहत? इलाहाबाद के संधि के तहत हुई। अब जो इलाहाबाद का संधि है, इलाहाबाद, सॉरी, इलाहाबाद की संधि के तहत हुई।
इलाहाबाद की दो संधि हुई है। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 और द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765। इलाहाबाद की संधि में अंग्रेजों के तरफ से भाग रॉबर्ट क्लाइव लिया था। जानते हैं रॉबर्ट क्लाइव 1760 में इंग्लैंड चला गया था, लेकिन इस संधि करवाने के लिए उसको बुलाया गया, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव को भारत के विषय में अच्छी जानकारी थी। भारत के विषय में रॉबर्ट क्लाइव को अच्छी जानकारी थी, जिस वजह से रॉबर्ट क्लाइव को विशेष तौर पर इलाहाबाद का संधि करवाने के लिए भारत बुलाया गया। इलाहाबाद की संधि में प्रथम संधि हो द्वितीय संधि हो, दोनों में अंग्रेजों की तरफ से भाग रॉबर्ट क्लाइव ने ही लिया। दोनों में अंग्रेजों की तरफ से भाग रॉबर्ट क्लाइव ने ही लिया। प्रथम संधि अंग्रेज और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। और द्वितीय संधि अंग्रेज और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच हुआ। अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच हुआ। प्रथम संधि जो शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह और अंग्रेज के बीच हो रहे थे, रॉबर्ट क्लाइव के बीच हो रहे थे, इस संधि में शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्रदान किया, मतलब कर वसूलने का अधिकार प्रदान किया। इस संधि के तहत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल, ओडिशा में अंग्रेजों को दीवानी अधिकार यानी कर वसूलने का अधिकार प्रदान किया। इतना ही नहीं, बल्कि शाह आलम द्वितीय ने और भी कई सारे अधिकार अंग्रेजों को प्रदान किया। बदले में अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय को कहा कि हम आपको 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देंगे, और फिर इस संधि के तहत ही शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन मिलना प्रारंभ हो गया। लेकिन बाद में जाकर वारेन हेस्टिंग्स ने इनके पेंशन को बंद कर दिया था। वारेन हेस्टिंग्स ने इनके पेंशन को बंद कर दिया था। इस प्रकार बहुत बड़ा अधिकार अपने आप में अंग्रेजों को मिला, कर वसूलने का अधिकार अंग्रेज को मिला। और इसी संधि में यह भी कहा गया कि कर की वसूली अंग्रेज करेगा और शासन प्रशासन बंगाल के नवाब देखेंगे। शासन प्रशासन बंगाल के नवाब देखेंगे। हद तक इलाहाबाद की प्रथम संधि ने बंगाल में द्वैध शासन को जन्म दिया। जो इलाहाबाद की प्रथम संधि है, इलाहाबाद की प्रथम संधि ने जो है आपको बंगाल में द्वैध शासन को जन्म दिया। बंगाल में द्वैध शासन को जन्म दिया। जैसे ऐसे तो द्वैध शासन अच्छा नहीं होता है, जैसे इस कोचिंग में भी द्वैध शासन है। इस कोचिंग में द्वैध शासन है कैसे? इस कोचिंग में द्वैध शासन ऐसे है कि जीएस में जो टोटल 7-8 सब्जेक्ट है, उसमें कुछ हम पढ़ाते हैं, कुछ बिट्टू सर पढ़ाते हैं, यानी 2-2 लोग मिल करके यहां पर जो है कोचिंग चलाते हैं। 2-2 लोग मिल करके पूरे जीएस के सिलेबस को पढ़ाते हैं। मतलब एक कोचिंग है और उसमें 2-2 लोग का नेतृत्व है, 2-2 लोग पढ़ाते हैं, 2-2 लोग डिसीजन लेते हैं। तो इसमें होता है क्या, कभी कताल अगर दोनों का माइंड सेट एक जैसा नहीं होता है तो फिर मनमुटाव हो जाता है, मतभेद हो जाता है। लेकिन हम लोगों का ऐसा नहीं है। हम लोगों का बहुत बेटर है, माइंड सेट हम लोगों का बहुत बेहतर है, अंडरस्टैंडिंग काफी बेहतर है। हम गुस्साते हैं तो बिट्टू सर झुकते हैं, बिट्टू सर गुस्साते हैं तो हम झुकते हैं। समझिए, कभी कभी हम भी गुस्साते हैं, ऐसे हम बहुत कम गुस्साते हैं। अब बिट्टू सर तो हमेशा गुस्साते हैं, तो हमेशा हम ही झुकते हैं। और हम गुस्साते हैं ना, तो फिर उनको भी झुकना होता है।
तो सुनिए, तो मतलब दो दो लोग, द्वैध शासन का मतलब सीधा डायआर्ची, अंग्रेजी डायआर्ची, द्वैध शासन मतलब कोई स्थान एक है, वहां पर दो दो लोगों का शासन है। समझाने के लिए हम ये बात कह रहे हैं। इलाहाबाद की प्रथम संधि ने बंगाल में द्वैध शासन को जन्म दिया। बंगाल में द्वैध शासन को जन्म दिया मतलब बंगाल में दीवानी अधिकार अंग्रेज को दिया और निजामती अधिकार बंगाल के नवाब को दिया। मतलब कोचिंग में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हम पढ़ाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बिट्टू सर पढ़ाएंगे। मतलब आधा हम आधा वो, समझ गए। तो मतलब यहां पर दीवानी अधिकार अंग्रेज को और निजामती अधिकार नवाब को। दीवानी अधिकार मतलब कर वसूलने का अधिकार, कर वसूलने का अधिकार अंग्रेज को, और निजामती अधिकार मतलब शासन प्रशासन करने का अधिकार नवाब को। मतलब बंगाल एक है और वहां पर दो दो लोग शासन करे, एगो कर की वसूली कर रहा है और एगो शासन प्रशासन देख रहा है। इसी को तो द्वैध शासन कहा जाता है। और बंगाल में द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने ही ना संधि किया था जी। इलाहाबाद की प्रथम संधि रॉबर्ट क्लाइव ने किया था और इलाहाबाद की प्रथम संधि ने ही ना बंगाल में द्वैध शासन को जन्म दिया। मतलब बंगाल में द्वैध शासन को लागू किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव। और कालांतर में जाकर इस द्वैध शासन को वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया। कालांतर में जाकर इस द्वैध शासन को वारेन हेस्टिंग्स ने क्या कर दिया? समाप्त। इतना बात समझ में आया? चलिए, इसके बाद निजामती मतलब शासन प्रशासन, दीवानी मतलब कर वसूलने, ठीक है। इसके बाद इलाहाबाद की द्वितीय संधि। इलाहाबाद की द्वितीय संधि अंग्रेज और सुजाउद्दौला के बीच हुआ। इस संधि के तहत युद्ध हर जाने के तौर पर सुजाउद्दौला ने अंग्रेजों को 50 लाख रुपया देना स्वीकार किया। मुख्य तौर पर तो युद्ध यही ना लड़ा था जी, वो दोनों तो भाग गया था। और मीर कासिम तो 1777 ईस्वी में भिखारी के रूप में मरा हुआ मिला, समझ, बाद में भिखारी बन गया था। बताइए, बंगाल का नवाब, बंगाल के नवाब को अंग्रेज भिखारी बना दिया, समझ गए। तो नीतियों के कारण, अंग्रेज अपनी नीतियों के कारण, अपनी दूरदर्शिता के कारण ऐसा करने में सक्षम हो पाए। सुजाउद्दौला ने युद्ध हर जाने के तौर पर अंग्रेजों को 50 लाख रुपया दिया। इतना ही नहीं बल्कि अवध के क्षेत्र में कर मुक्त व्यापार करने का भी अधिकार दिया। और इतना ही नहीं बल्कि अंग्रेजों ने करा और इलाहाबाद का क्षेत्र सुजाउद्दौला से ले लिया और करा और इलाहाबाद का क्षेत्र जो है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दे दिया। ऐसा क्यों किया अंग्रेज? अंग्रेज ऐसा इसलिए किया कि अंग्रेज ये दिखाना चाहता था कि अगर सुजाउद्दौला गड़बड़ किया है तो सुजाउद्दौला के क्षेत्र को जीत करके बादशाह को दे रहे हैं, अगर बादशाह गड़बड़ करेगा तो बादशाह के क्षेत्र को सुजाउद्दौला को दे देंगे। तो इसलिए दोनों सिस्टम में रहिए, मतलब दोनों सिस्टम में रह सके, इसलिए ये सब काम अंग्रेज किया। तो इलाहाबाद की द्वितीय संधि ये हुआ। बंगाल में द्वैध शासन हमने बता ही दिया है। एक होता है प्रांतों में द्वैध शासन। प्रांतों में द्वैध शासन का जनक लियोनस कर्टियस। इस प्रकार बंगाल आपका समाप्त हुआ, ठीक है, बंगाल समाप्त हुआ। घर पे जाकर के आज के आज इसको रीडिंग मार लेना। और आज के सेशन में नोट में कोई एरर नहीं है, नोट में कोई एरर नहीं है आज के सेशन में। वर्ड मिस्टेक है की का में, ठीक है, तो उतना चलेगा, ठीक है। का की में वर्ड मिस्टेक है तो अब ये तो कोई एरर नहीं हुआ, मतलब डाटा में कोई एरर नहीं है, ठीक है। डाटा में आज के नोट में कोई एरर नहीं है। हम सुधार नहीं करवाए, हम तो आपको शुरुआती दौर में ही बोल दिए थे, क्लास में हम आपको सुधार करवा देते हैं। भले बाहरी लोग ले रहा है, अपना गलती सलती पढ़ के जाएगा, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, आज लेक्चर आप सुने हैं, आज के आज जाकर के नोट को नहीं पढ़िएगा ना, बोझिल हो जाएगा आपके लिए। हम ये बात आपको लिख करके दे सकते हैं। तो इसलिए आज के आज नोट को जाकर के जो है आपको क्या करना है, पक्का ना,
शिवरात्रि है कल, बाबा भोले का कसम, ठीक है। जो ना पढ़े, लड़का लोग ने पढ़िएगा तो बढ़िया दुल्हन नहीं मिलेगी, और लड़की लोग ने पढ़िएगा तो बढ़िया दुल्हा नहीं मिलेगा, समझ गए। इसलिए घर पे जाके पढ़ लीजिएगा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा ना। हाँ, याद हो गया ना सब बात। हाँ, होमवर्क सब दीजिए अब। वैदिक सभ्यता ना, दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में? बैठ जाइए, अरे लड़की उठिए, उठिए। अधन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए? बैठ जाइए, अरे उठिए। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता ने लिया था? प्रजापति ने। उठिए उधर मास्क वाले। प्रगति और उत्थान का देवता कौन था? उषा। सभी देवियों की माता अदिति। उठिए, सोने वाली उठिए। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार? यमुना। गंगा भी 3 बार, यमुना भी 3 बार। सिंधु का सबसे ज्यादा बार। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति क्या कहलाते? पनी। खड़ा हो जाइए। उपनिषद की संख्या? महापुराण, वेदांग। आर्यों का समाज कैसा था? पितृ सत्तात्मक। बैठ जाइए, खड़ा हो जाइए। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि। बैठ जाइए, खड़ा हो जाइए। आर्यों का प्रिय पशु, प्रिय देवता? खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ? बैठ जाइए, खड़ा हो जाइए। राजा को सलाह देने वाली संस्था कौन कौन थी? सभा और? बैठ जाइए, खड़ा हो जाइए। आर्यों की भाषा? है? बैठ जाइए। महाभारत का पुराना नाम? है? आपके अलावा सबको पता, आपके अलावा सबका रिजल्ट होगा, आपका नहीं होगा। नहीं आए थे तो क्या बकरी चराने गए थे? बैठिए, खड़ा होइए। दशराग युद्ध कौन नदी के तट पर? हाँ? परोसनी नदी, रावी नदी के तट पर। चलिए अगला होमवर्क सुनिए। महाजनपदों का उदय, 16 महाजनपद का जो है राजधानी याद करके आइएगा। और इतना ही नहीं बल्कि जैन धर्म भी। 16 महाजनपद और जैन धर्म, ठीक है। आगे होमवर्क और क्या है? बायोलॉजी। ध्यान से पहले सुनिए, कल टेस्ट है। कल क्या है? 12 बजे टेस्ट होता है। सब लोग भाग लेते हैं? हाँ, पिछले दिनों जो है एक लड़का आया हुआ था शाम में 5 से 7 वाला बैच में, उसका वीडियो भी हम डाले हैं 2-4 मिनट का। वो बड़ाई करके गया है कौन चीज का? टेस्ट का। और टेस्टे से जुड़ा हुआ भी था वो लड़का, ठीक है। तो टेस्ट में कौन चीज का बड़ाई किया है? स्टैंडर्ड का। स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड यहां का वो स्टैंडर्ड कहीं का नहीं हो सकता। जो यहां है वो कहीं नहीं है, जो सर्वत्र है वो तो यहां है ही, समझ गए? तो स्टैंडर्ड, लेवल, समझ गए? तो आपका तो टेस्ट लेवल वाला होता है। जो चोरी कीजिएगा उसको तो बुला करके क्वेश्चन न पूछते हैं आप। देखिए चोर सब कितना है टेस्ट में। पिछला टेस्ट में 87 गया था, उसके अगला टेस्ट में 60, सीधा 27 मार्क कम हो गया। बताइए, एकदम कल तो एकदम हार्ड क्वेश्चन पूछेंगे,
समझ गए? अरे जो सच में मेरिट लायक है उनको प्राइज मिलना चाहिए, और जो चोरी करके लोग पास कर जाते हैं, एगो चोरबा को तो पकड़े, वो अब चोरबा टेस्टे में नहीं आता है, समझ गए? तो जो है अभी हम आ रहे थे तो चोरबा रोड पे घूम रहा था, जबकि वो चोरबा भी इसी बैच का है, समझ गए? तो कल टेस्ट है 12:30 बजे से, आपका बैच भी है, केमिस्ट्री चल रहा है, केमिस्ट्री चलेगा, और इसके बाद टेस्ट भी है, और इसके बाद जो है होमवर्क है आगे बायोलॉजी। और कल जो है जो लोग 2 फरवरी से इस बैच को ज्वाइन किए हैं, जो लोग 2 फरवरी से इस बैच को ज्वाइन किए हैं, टेस्ट के बाद वो लोग रुकेंगे, ठीक है? टेस्ट के बाद वो लोग रुकेंगे। जो लोग 2 फरवरी से इस बैच को ज्वाइन किए हैं, टेस्ट के बाद वो लोग रुकेंगे, लड़का लड़की सब, उनसे बात करना है, ठीक है? और क्लास जो है हमको लगता है सोमवार से जो है क्लासरूम सब तैयार हो गया है, सोमवार से लगता है क्लास वहां होगा। टेलीग्राम पे इस बात की सूचना हम आपको दे देंगे, टेलीग्राम पर सूचना दे देंगे, टेलीग्राम को देखिएगा आप लोग। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हैं ना, और टेलीग्राम पर एनसीईआरटी भेजे हैं, पता चला है? 6ठा से लेकर 12 तक का भेज दिए, ठीक है, 6 to 12। और देखिए हम भेजे और सब टेलीग्राम चैनल वाला सब इसको सर्कुलेट करने लगा, समझे? पहले किसी के पास नहीं था, तो खैर कोई बात नहीं है, फायदा हो रहा है तो ठीक है। हाइड्रा किस संघ के जीव है? सिलेंट्रेटा प्लस नाइडेरिया दोनों है। बैठ जाइए, खड़ा होइए। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा, आर्थो, खड़ा हो जाइए। जोंक तथा केचुआ किस जगत के जीव है? एनीलिडा, एनीलिडा, खड़ा हो जाइए। तिलचट्टा के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 13। बैठ जाइए, चश्मा वाली खड़ा होइए। बिच्छू का विष कहां पर होता है? डंक में ना। रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम कीट के प्यूपा से। बैठ जाइए, सम्मिलित रूप से ही बोलिए। तो बायोलॉजी में होमवर्क मिलता है संस्थान के नोट से। समुद्री सर्प को क्या कहते हैं? हाइड्रो। पक्षियों की हड्डी कैसी होती है? वातिल ना। रीत शीत रक्त या प्राणी कौन? मेढक, छिपकली, मछली सब ना। मेढक का लार्वा क्या होता है? टेड। एम्फीबिया बनाता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रहने वाले पशुओं को। न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते किस वर्ग? हाँ, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी। हाँ, रक्त में प्रति स्कंदक पदार्थ कौन सा है? हाँ, 116 का बी, हिपेरी। मानव का जैविक नाम? होमो सेपियंस, ठीक है। कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है क्या? पक्षी ना। स्वयं को गर्म रखने के लिए पोलर बियर की त्वचा के नीचे क्या नंबर चैप्टर? अगला है बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 6 ना। चलिए ठीक है, धन्यवाद। हमको निकलने दीजिए, फिर आप लोग निकल जाइएगा।